नमस्कार। आज हम भारतीय कानून के दो कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी। एक तो हमारी सेनाओं से जुड़े कुछ अपराधों पर और दूसरा जो चुनावों की प्रक्रिया है उससे संबंधित अपराधों पर। हाँ, दोनों ही बहुत अहम हैं। हमारे पास इनसे जुड़े कुछ कानूनी दस्तावेजों के अंश हैं। लगता है ये भारतीय न्याय संहिता 2023 से हैं। धाराएं तो वही इशारा कर रही हैं। जी, बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन कानूनों को थोड़ा खोल कर समझें, है ना, कि ये कहते क्या हैं, सजाएं क्या हैं और परिभाषाओं के पीछे मतलब क्या छिपा है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ नियम नहीं है, ये समाज की बुनियाद से जुड़े हैं। सही कहा। चलिए शुरू करते हैं फिर सेना से जुड़े अपराधों से। धारा 166 का जिक्र है यहाँ। ये विद्रोह या अनुशासनहीनता के लिए उकसाने की बात करती है। हाँ। मतलब अगर कोई जानबूझकर भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी सदस्य को, मतलब ऑफिसर, सैनिक, किसी को भी अनुशासन तोड़ने के लिए भड़काता है, जैसे हुक्म न मानने या ड्यूटी से मना करने के लिए। तो वो एक अपराध है। और इसमें एक खास बात है जो ध्यान देने वाली है। क्या? सजा तभी होगी जब उस भड़कावे के नतीजे में, मतलब उसके कारण, वो अनुशासनहीनता वाला काम असल में हो भी जाए। अच्छा, तो सिर्फ कहने से नहीं? नहीं, सिर्फ कहने भर से नहीं। अगर आपकी बात मानकर किसी सैनिक ने वाकई अनुशासन तोड़ा, तब ये धारा लागू होती है। ये दिखाता है कि सेना जैसे संगठित बल में अनुशासन कितना जरूरी माना जाता है। सोचिए जरा, अगर वहां हुक्म मानने की परंपरा ही कमजोर हो गई तो? हाँ, उसकी पूरी कार्यप्रणाली पर असर पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, मतलब भड़का दिया और अनुशासनहीनता हो भी गई, तो सजा क्या है? सजा भी गंभीर है। धारा 166 कहती है 2 साल तक की जेल हो सकती है। और ये किसी भी तरह की हो सकती है, साधारण या कठोर, मतलब मशक्कत वाली। जी, या फिर जुर्माना लग सकता है, या फिर जेल और जुर्माना दोनों। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही। अब इसी से जुड़ा एक और पहलू है। धारा 167 में ये सैन्य कर्मियों के लिए एक खास इंतजाम की बात करती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें लिखा है कि जो लोग वायुसेना अधिनियम 1950 या सेना अधिनियम 1950 या फिर नौसेना अधिनियम 1957 के तहत आते हैं, मतलब जो एक्टिव सर्विस में है इन कानूनों के तहत। हाँ, उन पर भारतीय न्याय संहिता के इस चैप्टर के तहत, मतलब इन अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या मतलब है इसका? कोई छूट है? नहीं नहीं, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और इसे सही तरह समझना होगा। ये सजा से छूट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई सैन्यकर्मी ऐसा अपराध करता है, मान लीजिए अपने किसी साथी को भड़काता है, तो उस पर कार्रवाई इस संहिता, मतलब भारतीय न्याय संहिता के तहत नहीं होगी। अच्छा। बल्कि उनके अपने जो खास सैन्य कानून हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, उनके तहत होगी। ये असल में अधिकार क्षेत्र का मामला है, जुरिस्डिक्शन जिसे कहते हैं। ओके, मतलब कोर्ट मार्शल वगैरह। हाँ, बिल्कुल। या जो भी उनके अपने नियमों में प्रक्रिया तय है। कानून यहाँ ये पक्का कर रहा है कि सेना के अनुशासन के मामले सेना के अपने सिस्टम के अंदर ही सुलझाए जाएं, जहां उनके लिए खास नियम और सजाएं हैं। समझ गया। तो ये प्रक्रिया का मामला है, सजा माफी का नहीं। ये जानना जरूरी था। बिल्कुल। ठीक है। अब सेना से जुड़ा एक और अपराध देखते हैं, धारा 168। ये वर्दी या पहचान चिन्हों के गलत इस्तेमाल के बारे में है। जी। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो असल में सैनिक, नाविक या वायु सैनिक नहीं है, वो उनकी जैसी वर्दी पहनता है या वैसा कोई निशान या टोकन लगाता है, तो ये अपराध है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। क्या शर्त? इरादा। ये काम इस नियत से किया जाना चाहिए कि लोग उसे देखकर ये यकीन कर लें कि वो सचमुच सेना का आदमी है। अच्छा, मतलब धोखा देने का इरादा होना चाहिए। यस, बिल्कुल। सिर्फ मिलती जुलती ड्रेस पहन लेना काफी नहीं है। मान लीजिए कोई स्कूल के नाटक में सैनिक बना है, तो शायद ये धारा ना लगे। हाँ, या फैंसी ड्रेस पार्टी में। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई नकली आई कार्ड के साथ वर्दी पहनकर किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कोशिश करे, तो बात गंभीर हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर कोई इस गलत इरादे से पकड़ा गया, तो सजा क्या है धारा 168 में? सजा है इसमें, लेकिन पहले वाली धारा 166 से कम है। 3 महीने तक की जेल है, साधारण या कठोर? या फिर 2000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। जी। अब यहाँ सजा की तुलना करना दिलचस्प है। विद्रोह के लिए उकसाने वाली धारा 166 के मुकाबले ये सजा काफी हल्की लगती है ना? हाँ, काफी कम है। लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। ये कानून सेना की वर्दी, उसके चिन्हों की गरिमा बनाए रखने के लिए है।
वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो अनुशासन, सम्मान, पहचान का प्रतीक है। सही बात है। उसका गलत इस्तेमाल लोगों को गुमराह कर सकता है और सोचिए सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। एक नकली सैनिक पता नहीं क्या कर सकता है। ये तो है। तो ये छोटा दिखने वाला अपराध भी असल में काफी अहम है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई सेना से जुड़े कुछ अपराधों की बात, जहां अनुशासन और पहचान की सुरक्षा पर जोर दिखा। अब जरा रुक करते हैं एक बिल्कुल अलग पर उतना ही महत्वपूर्ण एरिया, चुनाव। हाँ, लोकतंत्र की बुनियाद। बिल्कुल, हमारी पूरी व्यवस्था चुनावों पर टिकी है और उनकी निष्पक्षता सबसे जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 9 इसी के बारे में है और यहाँ मामला मुझे लगता है वाकई काफी पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये सीधे लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा है। इस चैप्टर को समझने के लिए पहले धारा 169 में दी गई कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। 2 मुख्य शब्द हैं। पहला है उम्मीदवार, मतलब सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति जिसे किसी चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेट किया गया हो। ठीक है, ये तो सरल है। हाँ। दूसरा शब्द है चुनावी अधिकार। इसका मतलब थोड़ा बड़ा है। इसमें किसी व्यक्ति का चुनाव में उम्मीदवार बनने या ना बनने का हक, उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का हक, वोट डालने का हक या वोट ना डालने का हक, ये सब शामिल है। मतलब चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने से जुड़े सारे अधिकार एक तरह से। बिल्कुल। अब आते हैं इस चैप्टर की शायद सबसे चर्चित धारा पर, धारा 170, रिश्वतखोरी। ये चुनाव में रिश्वत देने और लेने दोनों को अपराध मानती है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 170(1) कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई परितोषण देता है। परितोषण, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, कानूनी शब्द है। आम भाषा में कहें तो कोई इनाम, लालच, फायदा। तो अगर कोई किसी को ऐसा परितोषण देता है ताकि वो या कोई और व्यक्ति अपना चुनावी अधिकार किसी खास तरीके से इस्तेमाल करे, जैसे किसी खास को वोट दे या ना दे, या चुनाव से हट जाए। हाँ, या फिर किसी को उसके चुनावी अधिकार इस्तेमाल करने के बदले में इनाम के तौर पर देता है, तो ये रिश्वतखोरी है। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए या किसी और के लिए अपने चुनावी अधिकार का इस्तेमाल करने या किसी और को ऐसा करने के लिए उकसाने के इनाम के तौर पर कोई परितोषण लेता है, तो वो भी रिश्वतखोरी का दोषी है। तो देना और लेना दोनों अपराध है। यहाँ ये परितोषण शब्द पर थोड़ा और गौर करना होगा। क्या इसका मतलब सिर्फ कैश, मतलब नकद पैसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने इसे बहुत बहुत व्यापक रखा है। स्पष्टीकरण में साफ लिखा है कि ये किसी भी तरह का हो सकता है, पैसे से जुड़ा होना जरूरी नहीं। अच्छा, जैसे कोई तोहफा हो सकता है, कोई सुविधा हो सकती है, नौकरी का वादा, किसी का कर्ज माफ कर देना, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत हो, कोई वैल्यू हो। मतलब मुफ्त की दावत, शराब, महंगा गिफ्ट। हाँ, या भविष्य में कोई फायदा पहुंचाने का वादा, ये सब परितोषण में आ सकता है। कानून का इरादा साफ है, हर उस कोशिश को रोकना जो वोट डालने वाले या उम्मीदवार के आजाद फैसले पर लालच से असर डाले। ये तो काफी विस्तृत परिभाषा है। लेकिन इसी धारा 170 में एक अपवाद भी है, एक छूट। हाँ, परंतुक, प्रोवाइजो जिसे कहते हैं। हाँ, ये कहता है कि सार्वजनिक नीति की घोषणा करना या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा करना इस धारा के तहत रिश्वतखोरी नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वादे और रिश्वत में क्या फर्क हुआ फिर? ये अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इस पर बहस भी होती है। अगर हम इसे बड़ी नजरिए से देखें तो ये राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी करने की इजाजत देता है। हाँ, वो तो करती है। वो नीतियां बताते हैं, जनता से वादे करते हैं। जैसे कोई पार्टी कह सकती है कि हम सत्ता में आएं तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, या इतने रोजगार देंगे, या मुफ्त बिजली देंगे। ये चुनाव प्रचार का एक कानूनी और जरूरी हिस्सा है। ठीक है। ये अपवाद एक तरह से कानूनी और नीतिगत वादों, जो सबके लिए होते हैं, और वोट खरीदने के लिए दिए जाने वाले निजी लालच के बीच एक लाइन खींचने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये लाइन हमेशा साफ होती है व्यवहार में? यही तो मुश्किल आती है। व्यवहार में ये लाइन कई बार धुंधली हो जाती है, ब्लर हो जाती है। कैसे? ये तय करना मुश्किल हो सकता है कि कोई वादा वाकई सार्वजनिक नीति की घोषणा है या फिर वोट खरीदने का छिपा हुआ तरीका। ये व्याख्या का, इंटरप्रिटेशन का मामला बन जाता है। कानून कोशिश तो करता है फर्क करने की, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना एक चुनौती है। समझ रहा हूँ। ये धारा 170 रिश्वतखोरी की परिभाषा को और भी आगे ले जाती है ना? जी हाँ, उपधारा 2 और 3 में। जी।
बिल्कुल। उपधारा 2 कहती है कि सिर्फ परितोषण देना ही जुर्म नहीं है, अच्छा, बल्कि देने की पेशकश करना या मतलब ऑफर करना या देने के लिए राजी हो जाना या किसी और से दिलवाने की कोशिश करना भी देना ही माना जाएगा। ओ मतलब अगर मैंने रिश्वत देने की कोशिश की पर सामने वाले ने ली नहीं, तब भी मैं दोषी हूँ। जी हाँ, कानून की नजर में वो भी देना ही है। और लेने के बारे में क्या? वही बात उपधारा 3 में है। सिर्फ लेना ही नहीं, बल्कि उसे हासिल करना, लेने के लिए सहमत होना या हासिल करने की कोशिश करना भी स्वीकार करना माना जाएगा। और इसमें एक और बारीक बात है, अगर कोई किसी काम को करने के इरादे से परितोषण लेता है जिसे वो असल में करना ही नहीं चाहता था, या किसी ऐसे काम के इनाम में लेता है जो उसने किया ही नहीं, तब भी ये इनाम के रूप में स्वीकार करना ही माना जाएगा। बाप रे, मतलब नियत और लेन देन का इरादा या कोशिश ही काफी है, चाहे असल में वो काम हुआ हो या ना हुआ हो। बिल्कुल, कानून ने इसे बहुत सख्ती से पकड़ने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर कानून ने रिश्वतखोरी को बहुत ही सख्ती से घेरने की कोशिश की है। न सिर्फ असल लेन देन, बल्कि पेशकश, कोशिश, सहमति, सब कुछ अपराध है। हाँ, दायरा बहुत विस्तृत रखा गया है। मकसद साफ है, चुनावी प्रक्रिया की शुचिता, उसकी पवित्रता बनाए रखना, ताकि चुनाव धन बल या लालच से प्रभावित ना हो, बल्कि जनता की स्वतंत्र इच्छा का सही प्रतिबिंब हो। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, इससे एक अहम सवाल तो उठता ही है कि क्या ये इतने कड़े कानूनी प्रावधान जमीन पर उतनी ही असरदार हैं, खासकर जब इरादे, वादे और नीतिगत घोषणाओं के बीच की महीन रेखा की व्याख्या का सवाल आता है। तो क्या ये कानून वाकई निष्पक्ष चुनावों को पूरी तरह से सुनिश्चित कर पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज हमने भारतीय कानून के दो अलग-अलग पर बहुत जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश की। जी। एक तरफ सेना से जुड़े कानून, जहां हमने देखा कि कैसे अनुशासन बनाए रखना जैसे विद्रोह के लिए उकसाने पर सजा और सेना की पहचान की रक्षा करना जैसे वर्दी के गलत इस्तेमाल पर रोक, इन पर जोर है। हाँ, अनुशासन और पहचान। और दूसरी तरफ चुनावों से जुड़े कानून, जहां रिश्वतखोरी जैसे अपराध को कैसे परिभाषित किया गया है, कैसे उसे दंडित करने की कोशिश है, इस पर हमने गौर किया। और साथ ही वो जो अपवाद है नीतिगत वादों वाला, उसकी जटिलता को भी समझा। जी। तो इन सब का क्या मतलब निकाले हम? देखिए, निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि ये कानून दिखाते हैं कि हमारे समाज के दो बुनियादी स्तंभ, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र, कितने नाजुक भी हैं और उनको चलाने वाले नियम कितने जटिल और जरूरी भी। हमने देखा कि परिभाषाएं कितनी अहमियत रखती हैं, चाहे वो अनुशासनहीनता हो, परितोषण हो या चुनावी अधिकार। सजाएं बताती हैं कि कानून किस चीज को कितना गंभीर मानता है। और वो अपवाद? और अपवाद, जैसे सैन्य कर्मियों के लिए अलग कानून या नीतिगत वादों की छूट, वो व्यवस्था को शायद थोड़ा व्यावहारिक बनाने की कोशिश करते हैं। ये सब मिलकर व्यवस्था, अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है। कानून का काम है सीमाएं तय करना। हाँ, लेकिन आपने कहा कि जमीन पर व्याख्या मुश्किल हो सकती है। हाँ, क्योंकि जमीनी हकीकत में उन सीमाओं की व्याख्या और उन पर अमल करना हमेशा सीधा या आसान नहीं होता। सही है।